Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 16th of February 2021. तो गाइज आज है तारीख 16 फरवरी 2021 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को इस न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये चैनल मिल जाएगा। क्या करना, इस पर क्लिक करना और जाकर ज्वाइन कर लेना। देखो, अगर आप लोग को इस तरीके से चैनल नहीं मिलता है तो एक बहुत ही आसान तरीका, डायरेक्टली नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या कर रखा है, टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। आपको क्या करना है, उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग लिंक के ऊपर क्लिक करोगे चैनल ओपन हो जाएगा, इसको ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फायदा क्या होगा, यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, बहुत सारे डेली करंट अफेयर के वीडियो के पीडीएफ मिल जाते हैं और ढेर सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीजें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में। तो जाकर इसको ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे और आज का जो मैप का क्वेश्चन है वो है इंडोनेशिया। तो जाकर मैप में देखना इंडोनेशिया की क्या एग्जैक्ट लोकेशन है, इंडोनेशिया किस किस से अपनी बाउंड्री शेयर करता है, और ये सारी चीजें मैप में देखने के बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे आप लोग को एक क्लैरिटी तो मिलेगी और साथ ही साथ आप उसे लंबे समय तक याद भी रख पाओगे। ओके, और इंडोनेशिया न्यूज़ के अंदर भी है क्योंकि वहां पे लैंडस्लिप देखने को मिला है। आज हम इसके बारे में डिस्कशन भी करेंगे। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। यह है हमारा सबसे पहला आर्टिकल और मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल आज के टाइम पर। चाहे कोई भी मैगजीन्स हो, कोई भी न्यूज़पेपर, कोई भी आउटलेट्स हो, सभी जगह पर इस आर्टिकल को कवर करा जा रहा है। तो यहाँ पे फाइनली द हिंदू में भी यहाँ पर बात करी गई है। एक टूल किट केस है जिसको मैं आज डीपली एक्सप्लेन करूंगा। आप लोगों को मालूम होगा, एक इंडियन है, ठीक है, तो यहाँ पर एक गर्ल को अरेस्ट करा गया है और वो गर्ल है 22 साल की, जिसका नाम है दिशा रावी। तो जो दिशा रवि है, इनको ये अरेस्ट करा गया और यहाँ पर इसी की वजह से बहुत बड़ा सिचुएशन क्रिएट हो गया है क्योंकि पूरा आप कहोगे कि मोस्टली लोग जो हैं दिशा रावी के फेवर में हैं। अब हम समझेंगे ये केस है क्या, ठीक है, क्योंकि केस बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है तो इस केस को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको जो है एक चीज़ बताता हूँ, वो है टूल किट। देखो टूल किट कैसे ना, टूल किट क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है कि अगर एक डॉक्यूमेंट चार्ज कर जाता है किसी भी, अगर हम बात करें कोई भी अगर कंट्री के अंदर इशू चल रहा है तो उस इशू के ऊपर एक डॉक्यूमेंट पूरा का पूरा बना दिया जाता है। तो ऐसा डॉक्यूमेंट कहाँ का, एक ग्रेटा थनबर्ग है, ग्रेटा थनबर्ग इंटरनेशनल पर्सनैलिटी है, ठीक है, ग्रेटा थनबर्ग। तो इनके द्वारा यहाँ पर ऐसा एक टूल किट बनाया गया था और पहले इन्होंने पोस्ट किया था, फिर बाद में डिलीट कर दिया था, अगेन इन्होंने पोस्ट किया। अब उसी टूल किट को क्या करा दिशा रवि ने, ठीक है, दिशा रवि ने इसको शेयर कर दिया। दिशा रवि कौन है, ये हमारे यहाँ पर, ये पहली बात 22 साल की लड़की है जो कि क्लाइमेट एक्टिविस्ट का काम करती है, ठीक है। तो फिर भाई यहाँ पर इनको अरेस्ट करा गया है। अब दिल्ली पुलिस के द्वारा अरेस्ट करा गया, बेंगलुरु से इनको उठाया, ठीक है। तो अगर हम बात करें क्यों, बेसिकली क्यों, क्योंकि इन्होंने क्या करा, इस टूल किट को शेयर कर दिया था और इसमें 2 लाइंस को एडिट करा और उसके बाद इस टूल किट को शेयर कर दिया। और यहाँ पर बेसिकली बात ये करी जा रही है, जो भी यहाँ पे ऑफिसर्स हैं, उनके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं, उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि यहाँ पर जो भी टूल किट है, जो भी इंटरनेशनली टूल किट शेयर करा गया है, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि कंट्री के अंदर कंट्री के खिलाफ है, जैसे कि खालिस्तानी मूवमेंट के बारे में, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कंट्री के अगेंस्ट में है। तो ये सारी चीज़ें आपको शेयर नहीं करनी थी। अब यहाँ पे इनके द्वारा शेयर करी गई है तो उसी की वजह से ये न्यूज़ के अंदर भी हैं और इनको अरेस्ट भी करा गया है। अगर हम बात करें 5 दिन के कस्टडी में इनको रखने की बात करी गई है। बस पहली बात तो इनको 5 दिन के कस्टडी के अंदर रखा जाएगा, ठीक है। क्यों रखा जाएगा, चलो हम लोग डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो एक पिक्चर यहाँ पे आप लोग देख पाओगे, ये बिल्कुल क्लियरली आपको सारी चीज़ें आपको माइंड में एक सारी चीज़ें क्लियर कर देगी। तो सबसे पहले आप देख पाओगे यह है पर्सनैलिटी जिनका नाम है दिशा रावी, और दूसरी ग्रेटा थनबर्ग आप लोग जानते ही होंगे, सभी लोग काफ़ी बार हम इनके बारे में पढ़ भी चुके हैं। तो यहाँ पर दूसरी पर्सनैलिटी यह है। तो भाई पुलिस ने क्या करा, दिशा रवि को 5 दिन के लिए कस्टडी में भेज दिया है। तो दिशा रवि कौन है, 22 साल की एक ओल्ड ग्रेजुएट जो कि बेंगलुरु में रहने वाली लड़की है, जो कि एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर ये इनको ये सारी चीज़ें क्यों इनको फेस करनी पड़ रही हैं, क्यों, क्योंकि इन्होंने क्या करा है,
एक मैंने क्या बताया, एक टूल किट है जो कि शेयर करा गया, और वो टूल किट शेयर करा गया था ग्रेटा थनबर्ग के द्वारा। तो वही वाला टूल किट जो है इन्होंने टूल किट डॉक्यूमेंट शेयर किया है, और उस टूल किट डॉक्यूमेंट के यहाँ पर अगर हम बात करें तो उसकी वजह से बहुत सारे आप कह सकते हो कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स है, जो भी ऑफिसर्स है, कह रहे हैं कि भाई कंट्री के खिलाफ बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी उसकी उसमें है, और बहुत सारी आप कह सकते हो कि ऐसी बातें जो कि कंट्री के अगेंस्ट हो, जैसे कि खालिस्तानी मूवमेंट, मैंने जैसा अभी आपको बताया। तो भाई वही सारी चीज़ें बताई गई। तो यहाँ पे फाइनली दिल्ली पुलिस ने ये सारी चीज़ें कर दी हैं। अब इनको 5 दिन के लिए कस्टडी के अंदर ले लिया गया है। तो अब और भी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी हम लोग को। तो ये तो टूल किट वाला इशू था, मैंने आप लोगों को समझा दिया। दूसरी बात यहाँ पे ये बताई जा रही है, दिल्ली पुलिस ने मंडे में एक नॉन बेलेबल वारंट दिया है। किसको? मुंबई बेस्ड एडवोकेट, मुंबई में जो रहने वाले 2 एडवोकेट्स हैं, जिनका नाम है, एक का निकिता जैकब, दूसरी है शांतनु मुलुक। इनके खिलाफ भी यहाँ पर क्या कर दिया गया, एक नॉन बेलेबल वारंट दे दिया गया है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे दिशा रावी के साथ तो जो हो रहा है वो मैंने आप लोगों को बता दिया इस समय। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इसके बारे में आपको क्लियर हो जाना चाहिए, जो भी चीज़ें प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बता देना। नाउ जो सेकंड आर्टिकल है ये वाला, यहाँ पर बात करी गई है इंडिया की जो चिंता है आज के टाइम पे, जो भी इंडियंस लोग हैं उनके अंदर एक आपके आज के टाइम पर एक टेंशन हो चुकी है कि वो प्राइवेसी को लेकर, क्योंकि एक ही 2 ऐप्स थे जो कि हम लोग इंडियन सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, और उसके अंदर प्राइवेसी को लेकर कोई दिक्कत भी नहीं थी। फिलहाल यहाँ पे वो भी प्राइवेसी पॉलिसी लेकर आ चुका है, और यहाँ पर आज के टाइम पर इंडियंस में बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट हो रही है फॉर प्राइवेसी। तो अगर हम बात करें ये सारी चीज़ें किसने बताई हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? शरद ए बॉब्डे। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सोमवार को बोला कि भाई जो भारतीय लोग हैं आज के टाइम पर उनमें बहुत ज़्यादा टेंशन हो चुकी है प्राइवेसी को लेकर, अगर हम खासकर बात करें फेसबुक और व्हाट्सएप को। ठीक है, और इनके द्वारा बताया गया भाई ज़्यादा से ज़्यादा आप कह सकते हो 3 ट्रिलियन कंपनीज हैं, लेकिन उसमें जो लोग हैं वो किस चीज़ को वैल्यू देते हैं? वो देते हैं प्राइवेसी को। ठीक है, तो ये ड्यूटी बनती है कि भाई लोगों की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करा जाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप भी हो, मैं भी हूँ, अगर हम लोग उसी ऐप को यूज़ करेंगे जहाँ पे प्राइवेसी ज़्यादा हो, हम लोग नहीं चाहते कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा डेटा शेयर हो ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना। तो उसी को लेकर यहाँ पे इनके द्वारा बोला गया। देखो एक एग्जाम्पल के तौर पे कि भाई मान लो ये पर्सन ए है, ठीक है, इसने व्हाट्सअप मैसेज किया बी को, बी ने व्हाट्सअप मैसेज किया सी को। तो ये जो सर्किट है, ये पूरा का पूरा जो सर्किट चल रहा है मैसेजेस का, ये रिवील कर दिया जाता है फेसबुक को। फेसबुक को भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, क्योंकि सब आपको मालूम ही हो, चाहे वो फेसबुक, व्हाट्सएप, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, ये सब जो है एक ही में आ चुका है। ओके, तो यहाँ पे बताया गया भाई नेशन की सबसे बड़ी टेंशन ये है, तो यहाँ पर हम लोग को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए अपनी प्राइवेसी को लेकर। इसके अंदर हम लोग और देखेंगे क्या आने वाली सिचुएशन में हमको देखने को मिलेगा। नाउ इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे देखने को मिलेगा, इंडिया चाइना के डिसएंगेजमेंट को लेकर काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। तो भाई चाइना जो है पीछे हट चुका है फिंगर 4 से, फिंगर 4 से बिल्कुल पीछे हट चुका है, तैयारी जारी है, और यहाँ पर डिसएंगेजमेंट बिल्कुल पूरी तरह से रेडी हो चुका है। मतलब कि इंडिया और चाइना के जो भी स्टैंड ऑफ चल रहा था पिछले 1 साल से, जो सोल्जर्स आपस में खड़े हुए थे बॉर्डर्स पर, तो वो सोल्जर्स वापस से पीछे हट रहे हैं, और यहाँ पर ये सिचुएशन संभलती हुई नज़र आ रही है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं पेज नंबर 8 के ऊपर। पेज नंबर 8 पे वही बहुत सारे आर्टिकल जो कि हमने अभी 1 के ऊपर डिस्कस किए हैं। तो पेज नंबर 1 पे हमने डिस्कस किया टूल किट केस के बारे में, क्या चल रहा है आज के टाइम पे सिचुएशन। दिशा अरेस्ट के बारे में भी हमने देखा, दिशा रवि को अरेस्ट कर लिया गया है, क्या सिचुएशन थी, क्यों अरेस्ट करा गया। ठीक है, उसके बाद हमने देखा अभी ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कहना है कि भाई जो आज के टाइम पे भारतीय लोग हैं उनमें सबसे बड़ी चिंता वाली बात है प्राइवेसी को लेकर। उसके बाद हमने ये भी देखा कि भाई चाइना जो है पीछे हट चुका है फिंगर 4 से। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इसको रिवीजन भी कर लिया। नाउ आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 9 के ऊपर। अगेन यहाँ पे टूल किट केस के बारे में समझाया गया है कि भाई देखो ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं दिशा रवि को, क्योंकि जब इनके कोर्ट में प्रेजेंट करा गया तो ये तो रो पड़ी। इनके द्वारा बोला गया मैंने तो कुछ किया भी नहीं है, मैंने एक छोटा सा एक टूल किट को शेयर किया था, उसके अंदर 2 लाइंस को एडिट कर कर। लेकिन अगर हम बात करें वो जो टूल किट है, डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर काफ़ी हद तक फार्मर प्रोटेस्टिंग को लेकर बात करी गई थी। तो यहाँ पे दिशा रवि का भी यही कहना था कि भाई मैंने सिर्फ एक तरह से फार्मर प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया था, तो यहाँ पर ये सिचुएशन हो रही है मेरे साथ। ठीक है, तो ये चीज़ थी यहाँ पर आर्टिकल के अंदर, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मैंने एक पिक्चर आप लोग को सेंड कर दिया है टेलीग्राम पर, तो वहाँ से आप लोग और भी चीज़ें सीख पाओगे। ठीक है,
ना उसके बाद पेज नंबर 10 के ऊपर आएंगे, ये वाला आर्टिकल आप लोग देखना। यहाँ पर बेसिकली बात करी गई है टर्टल को लेकर। तो आप लोग देख पाओगे ये जो यहाँ पर है, ये टर्टल है, और इस टर्टल को हम लोग बोलते हैं लेदर बैक टर्टल, ठीक है। तो यहाँ पे इन जो टर्टल्स हैं काफ़ी ज़्यादा खतरनाक, आप खतरनाक नहीं कह सकते, मतलब कि खतरे में है, ठीक है, बहुत ज़्यादा खतरे में है। ये जो टर्टल्स है काफ़ी हद तक ख़त्म होते जा रहे हैं। तो हमारा काम क्या बनता है कि भाई हम इन्हें प्रोटेक्ट करें, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर प्रजातियां खत्म होती हैं तो हमारा काम ये बनता है कि हम उन स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट का पार्ट है बहुत बड़ा। इससे इसका लॉस होना मतलब हमारे कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट का भी बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे आप देख पाओगे प्रपोज्ड इंटेंसिव ग्रोथ आइलैंड कॉन्ट्राडिक्ट्स। यहाँ पे देख, सबसे बड़ी बात तो पहली बात, आइलैंड्स के अंदर हम लोग जो है इतना ग्रोथ नहीं देख पा रहे हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले आप लोग देख पाओ ये वाली चीज़ क्या बोली गई है। एक है हमारे पास जाइंट लेदर बैक टर्टल, जो मैंने अभी आपको पिक्चर में दिखाया कि एक लेदर बैक टर्टल है, बहुत सारे पार्ट्स में मिलता है, इंडियन ओशन के बहुत बहुत सारी पार्ट्स में ये पाया जाता है। नाउ आज के टाइम पर ये काफ़ी हद तक ख़त्म हो रहे हैं, तो हमारा काम बनता है इनको हम कंजर्वेट करें, इनको प्रोटेक्ट करें। इंडियन ओशन के साथ बहुत सारे इंडोनेशिया के अंदर, श्रीलंका के अंदर, अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर ये मिलता है। और इस टर्टल को हम लोगों ने शेड्यूल्ड 1 ऑफ द इंडियाज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में डाल रखा है, क्योंकि इसको एक बहुत ही ज़्यादा हाईएस्ट एंड लीगल प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तेज़ी से ख़त्म होने वाली स्पीशीज़ है ये, जो कि आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा खतरे के अंदर है, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर ये आइलैंड, ये जो पिक्चर है ये लिटिल अंडमान आइलैंड का पिक्चर है, और यहाँ पे ये आप देख पाओगे। और इसके बारे में याद रखना, किसके बारे में, लेदर बैक टर्टल के बारे में, ठीक है, कि भाई यहाँ पे एक स्पीशी है जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरे में है और इसको प्रोटेक्ट करने की बात करी गई है। ना उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आप लोग ये वाला देख पाओगे, यहाँ पे बात करी गई है नई कोविड-19 की वैक्सीन आने वाली है 90 दिन के अंदर, ऐसा हमारे मिनिस्टर बोल रहे हैं। हमारे पास आज के टाइम पर 2 वैक्सीन हैं जो कि चलाई जा रही हैं, एक है कोवैक्सीन, दूसरी है कोविशील्ड। ये लगातार जारी, इसको हम लोग कंडक्ट करवा रहे हैं, ये वैक्सीनेशन ये कंडक्ट करवा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को हम लोग ऑलरेडी वैक्सीनेट कर चुके हैं। अब क्या हो रहा है, हम सेकेंड डोज की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई वैक्सीनेशन के लिए 2 डोज काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। एक है पहला डोज, दूसरा लगेगा सेकेंड डोज। तो सेकेंड डोज के लिए लोग तैयार हो चुके हैं, सेकेंड डोज को देना हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। और भी आने वाले टाइम में नई नई वैक्सीन आएंगी, तो वही उसी के बारे में बात करी गई। 90 दिन के अंदर नई कोविड-19 की वैक्सीन हम लोग को देखने को मिलेगी, ठीक है। और इस कोविड-19 ने बहुत कुछ हमारी कंट्री को सिखा दिया, बहुत काफ़ी हद तक चीज़ों को डेवलप कराया। अगर हम बात करें हेल्थ सेक्टर के मामले में, तो जो क्राइसिस है उसको अपॉर्चुनिटी में क्रिएट कर दिया है कोविड-19 ने। इंडिया काफ़ी हद तक ग्रो हुआ है। एंड अगर हम बात करें हेल्थ सेक्टर के मामले, तो इंडिया ने अपनी लैब्स वगैरह ग्रो करी हैं और काफ़ी हद तक टेक्नोलॉजी को भी ग्रो किया है। ओके, और उसके बाद बराबर में आर्टिकल देख पाओगे चमोली डिस्ट्रिक्ट के बारे में, उत्तराखंड के अंदर जो अभी डिजास्टर आया उसी के बारे में बात करी गई। अभी हम डेली बेसिस पे देख रहे हैं कि जो लोगों की मौत है वो थोड़ी सी बढ़ती जा रही है नंबरिंग में। तो फिर से यहाँ पर 4 बॉडीज और मिली हैं, 4 डेड बॉडी मिल गई हैं। अब यहाँ पे नंबर हो चुका है 55। तो 55 लोगों की जान जा चुकी है इस उत्तराखंड के डिजास्टर से। काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है ये, ठीक है। अगर हम बात करें, लगातार जो है डेथ टोल बढ़ता जा रहा है। नाउ पेज नंबर 11-12 दोनों एडवर्टीजमेंट है, पेज नंबर 11-12 नहीं पढ़ना आपको। पेज नंबर 13 की तरफ आएंगे तो बात करी गई है यहाँ पर सबसे पहले आर्टिकल में म्यांमार की सिचुएशन के बारे में। तो आप लोगों को मालूम होगा म्यांमार के अंदर आज के टाइम पर चल रहा है मिलिट्री रूल। मिलिट्री ने पूरी तरह से कर लिया है कब्जे में म्यांमार को। और मिलिट्री में अभी म्यांमार के अंदर अभी जो मिलिट्री रूल आया है अभी कुछ ही दिन हुए हैं। इससे पहले एक पार्टी चलती थी एनएलडी कर, उसकी लीडर थी ऑन्ग सुन सुई की, जिनका नाम ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आज इस जो ये सप्ताह है, ये सप्ताह ये पूरा ये कोर्ट के अंदर फेस करने वाली हैं। तो ऐसा लॉयर्स यहाँ पर बोल रहे हैं। हुआ क्या है, मैंने आपको काफ़ी बार समझा दिया। म्यांमार के अंदर तख्ता पलट देखने को मिला है। और जो मिलिट्री है, मिलिट्री कू देखने को मिला। उन्होंने बोला कि भाई अब मिलिट्री के अंदर कंट्रोल में आएगा म्यांमार, और पूरी तरह से चलाएगी कौन, मिलिट्री चलाएगी। डेमोक्रेसी जो पहले थी वो डेमोक्रेसी अब है नहीं इसके अंदर। तो ये सिचुएशन भी आप लोग याद रखना, डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं यहाँ पर ख़त्म करी जा रही है म्यांमार के अंदर। और दूसरी बात ये याद रखनी है, म्यांमार के अंदर ये कोई नई सिचुएशन है नहीं, पहले भी यहाँ पर मिलिट्री कू आ चुका है और बीच में 10 साल के लिए डेमोक्रेसी आई थी। नाउ अब यहाँ पे अगेन मिलिट्री कू ले आया गया है। ओके, उसके बाद ये वाला आर्टिकल आप देख पाओगे, इंडोनेशिया के अंदर लैंडस्लिप देखने को मिली, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो आपको इंडोनेशिया को जाकर मैप में देखना है। लैंडस्लिप की वजह से 9 लोगों की मौत हुई है इंडोनेशिया के अंदर, और 10 लोग अभी भी मिसिंग है।
तो अभी हम लोग यूके के अंदर भी वो सिचुएशन देख रही थी, उत्तराखंड के अंदर, अब यहाँ पे इंडोनेशिया के अंदर भी ये सिचुएशन देखने को मिल रही है ना। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल बात करी जा रही है, इजरायली मिसाइल ने स्ट्राइक करा सीरिया को और उसकी वजह से 9 लोगों की जान गई है। तो यहाँ पर आप लोग क्या करना, इजराइल और सीरिया को भी जाकर मैप में अच्छी तरीके से देख लेना, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो यहाँ पे वन डे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए लायक क्वेश्चन है ये वाला। तो यहाँ से डायरेक्टली बन सकता है क्वेश्चन, क्या है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की नई हेड आ चुकी हैं। उनका ये पहली बात, नाम से पहले जान लेते हैं वो कहाँ से बिलोंग करती हैं। वो है नाइजीरिया से और इनका नाम है ओकोंजो इवेला। तो यहाँ पे इनको अपॉइंट करा गया है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेड, और ये पहली विमेन है, साथ ही साथ फर्स्ट अफ्रीकन हेड हैं। तो याद रखना, फर्स्ट अफ्रीकन हेड हैं, साथ ही साथ पहली फीमेल हैं जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की हेड बनी है। कहाँ से बिलोंग करती हैं, नाइजीरिया से। ये आप देख पाओगे, इनकी पिक्चर है, नगोजी ओकोंजो इवेला इनका नाम है। अगर गलत प्रोनाउंसिएट किया हो तो उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी। नाउ आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पे आता है LAC पर डिसंगेजमेंट जो चल रहा है उसी के बारे में बात करी जा रही है। काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, काफ़ी हद तक जो भी न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आते हैं वो रिलेटेड होते हैं काफ़ी सारे दिनों से। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 3-4 दिन से लगातार ये आर्टिकल जारी है, तो इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। भाई, क्लैशेस हुए थे, अगर हम बात करें इंडिया चाइना के बीच में, पिछले साल क्लैशेस देखने को मिले थे मई से। तो भाई मई से ये सिचुएशन स्टार्ट हुई, मई में क्लैशेस देखने को मिले। क्योंकि मई में स्टार्ट किसने किया था, सब चाइना ने स्टार्ट किया था। चाइना ने क्या करा, लद्दाख वाले LAC वाले रीजन में घुसकर बैठने की कोशिश करी, लेकिन इंडिया ने पूरी तरह से उसको वहाँ पर ही जो है खड़े होकर उनको वापस भेजने की पूरी कोशिश करी है। वो काम आज के टाइम पे सक्सेसफुल हुआ है। लगभग 1 साल होने वाला है, तो डिसंगेजमेंट अब जाकर हो रहा है। तो ये काम स्टार्ट हुआ था 5 मई से, मार्च मई के आसपास, फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त, लगातार इंडिया चाइना से रिलेटेड आर्टिकल्स आते रहे, लगातार एडिटोरियल्स आते रहे, और वही सिचुएशन हम लोग देखते रहे कि भाई हाँ, यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर ये हो गया, थोड़े से डिस्प्यूट बढ़ गए, ये कमांडर लेवल की टॉक हो गई। ठीक है, लगभग 9 कमांडर लेवल की टॉक हुई, 9 बार बातचीत करी गई, और 9वीं बार जाकर सोल्यूशन निकाला गया है इस इंडिया चाइना के क्लैशेस का। तो भाई ये जो क्लैशेस हैं, फाइनली ये लोग अब क्या कर रहे हैं, पीसफुली डिसंगेज कर रहे हैं, कि शांति के साथ पीछे हट रहे हैं। जितना भी इनका स्टैंड ऑफ चल रहा था लगभग 1 साल से, इंडिया ने डिसाइड किया अपने टैंकर्स वगैरह सब कुछ पीछे हटाएंगे, और जो है शांति के साथ अब लोग यहाँ पर पीसफुली जो है इन चीज़ों को मेंटेन करके चलेंगे, ताकि जो रिलेशंस हैं वो और ज़्यादा ख़राब ना हो। नाउ पेज नंबर 14 की तरफ बढ़ेंगे, दैट इज बिजनेस सेक्शन, यानी इकोनॉमी से रिलेटेड आर्टिकल आता है। एक ही आर्टिकल है यहाँ पर, वो है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बारे में बताया गया है। जनवरी निकली अपनी, जनवरी के अंदर देखा गया भाई जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ गया है 6.2% से, काफ़ी बढ़िया बात है। एक्सपोर्ट बढ़ेगा कंट्री का तो कंट्री की ग्रोथ भी देखने को मिलेगी। नाउ इंपोर्ट भी बढ़ा है, साथ ही साथ एक्सपोर्ट तो बढ़ा है 6.2% से, बट इंपोर्ट बढ़ा है 2% से, तो इतना कोई बात नहीं है, अभी सिचुएशन बढ़िया आई है। ठीक है, क्योंकि इंपोर्ट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो एक्सपोर्ट जो है हम लोग अभी काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं, तो ज़्यादा यहाँ पर हम लोग सिचुएशन अच्छी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो फिलहाल ज़्यादा अच्छी है नहीं, लेकिन कोविड-19 के मामले में अगर हम देखें तो पिछले साल में जो पूरा साल लॉकडाउन रहा, उसके बाद से थोड़ी बहुत सिचुएशन संभलती हुई नज़र आई है। नाउ चलते हैं एडिटोरियल की तरफ, आज के एडिटोरियल की तरफ नजर मारेंगे। तो भाई आ गया पेज नंबर 6, यह है एडिटोरियल का डिस्कशन करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो यहाँ पर ये न्यूज़पेपर एनालिसिस का वीडियो है, ये बहुत ज़्यादा यूनिक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग प्रीलिम्स के जितने भी रिलेटेड आर्टिकल्स होते हैं उनको हिट करा है हमने अच्छे से डिटेल में। साथ ही साथ एडिटोरियल को हम लोग 2 बार पढ़ते हैं। एक दिन हम लोग यानी करंट डे यानी जो आज का दिन है, आज के दिन हम सारे एडिटोरियल्स का ओवरव्यू लेंगे, क्या कहना चाहता है एडिटोरियल, और फिर कल इसको हम लोग डिटेल में रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट डे पर हम लोग क्या करते हैं, इसको डिटेल में रिविजन करते हैं। तो एक दिन आपको करंट डे के दिन, जो आज का दिन है, उसमें आप लोग को एक ओवरव्यू मिल जाएगा, और नेक्स्ट डे पर रिवीजन मिल जाएगा, जिससे आप लोग को और भी ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी इन एडिटोरियल्स के बारे में। तो चलो पहले मैं आपको एक क्लैरिटी दे देता हूँ। पहले यहाँ पे आज का दिन के जो एडिटोरियल्स हैं इनका ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर हम लोग जो कल के एडिटोरियल्स हैं उनका एक रिविजन लेने वाले हैं। तो सबसे पहला जो एडिटोरियल है, यहाँ पे बात अगेन करी गई है अरेस्ट के बारे में। अरेस्ट किसका? अरेस्ट वो है
दिशा रावी का अरेस्ट। तो जो एक्टिविस्ट का अरेस्ट करा गया है टूल किट कॉन्स्पिरेसी केस के बारे में, उसके बारे में बताया गया है। तो ये मैंने और लगभग आप लोगों को समझा ही दिया है क्या सिचुएशन थी, और यहाँ पे ग्रेटा थनबर्ग भी इसके अंदर इंक्लूजन करा गया है। तो ये सारी क्या सिचुएशन थी, क्या टाइम था, ये डॉक्यूमेंट शेयर करा गया पहले ग्रेटा थनबर्ग के द्वारा, फिर वही जो डॉक्यूमेंट है वो जो है शेयर करा गया इन क्लाइमेट एक्टिविस्ट के द्वारा जिनको अरेस्ट किया गया है। उसके बाद देखोगे कि जो डॉक्यूमेंट है इसको प्रिपेयर करा गया, और इसके अंदर खालिस्तानी मूवमेंट वगैरह के बारे में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं जो कि इंडिया के काफ़ी ज़्यादा खिलाफ है, इंडिया के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी रच रही है। तो उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है इस आर्टिकल के अंदर में, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल बताया गया फार्म लॉज एंड टैक्सेशन ऑफ फार्मर्स। फार्म लॉज के बारे में आप सभी लोग वाकिफ होंगे, काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। तो जो फार्म लॉज हैं इनकी, ये चलो इसकी बात अलग हटाओ। यहाँ पे टैक्सेशन का मतलब क्या है कि आज के टाइम पे अगर हम देखें तो फार्मर्स जो हैं वो नेट टैक्सड हैं, यानी कि उनकी जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा लोअर है। अगर हम लोग सपोज करते हैं भाई इतनी इनकम होनी चाहिए थी, लेकिन उतनी इनकम इनकी है नहीं, बहुत ज़्यादा लो है। ये आर्टिकल, ये डेटा हम लोगों ने कल भी पढ़ा था कि भाई अगर इनकी इनकम है फार्मर्स की 8,715 कुछ है, तो इसमें से जो खर्चा है वो इनका 7,500 कुछ का खर्चा है, तो इनके पास बच क्या रहा है, कुछ भी नहीं। तो इस तरीके से आज की सिचुएशन आप देख पाओगे। ये एक एवरेज वैल्यू मैंने बताई है कि भाई यहाँ पर फार्मर के पास इनकम इतनी जनरेट हो नहीं पा रही है, इनके पास फार्मर के पास आखिरकार इनकम होनी चाहिए थी काफ़ी ज़्यादा। नाउ बात करी गई है बाइडेन की प्रेसिडेंसी के बारे में। तो आप लोगों को मालूम है यूएस के प्रेसिडेंट है कौन है, वो हैं जो बाइडेन। तो उनके लिए अगर हमने काफ़ी बार आर्टिकल डिस्कस किए हैं कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होनी चाहिए सिचुएशन पूरे वर्ल्ड में। तो वर्ल्ड के साथ रिलेशन तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, और अगर हम बात करें बहुत सारी कंट्री के साथ जो बाइडेन अपने रिलेशन को इम्प्रूव कर भी रहे हैं और आगे भी करेंगे। लेकिन एक कंट्री ऐसी बच जाती है जहां पर जो बाइडेन का प्लान है वो नहीं बदलने वाला, वो है पैलेस्टीन। ठीक है, तो जो पैलेस्टीन है उसके खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप भी थे काफ़ी ज़्यादा, और जो बाइडन भी ऐसे ही रहने वाले हैं। तो जो बाइडन है वो पैलेस्टीन के खिलाफ कोई चेंज नहीं करने वाले, यहाँ पर ऐसी बात करी जा रही है। ये चीज़ें कंटिन्यू करेंगे, और ये पैलेस्टीन का क्या सिचुएशन है ये हम लोग कल डिस्कस करेंगे। मैंने बताया कि एक ओवरव्यू ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे पर उसको डिटेल में देखने वाले हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल में बात करी गई है इंडिया के इन्वेस्टमेंट के बारे में, इंडियन इन्वेस्टमेंट और बिड्स। अगर हम बात करें श्रीलंका के अंदर, हमने अभी इन्वेस्टमेंट करने की बात करी थी कि भाई जो इंडिया है वो श्रीलंका के अंदर एक पोर्ट बनाएगा जिसका नाम था ईसीटी पोर्ट, ठीक है, ईस्ट कोस्ट टर्मिनल पोर्ट। अब यहाँ पर श्रीलंका ने मना कर दिया कि भाई नहीं, ये पोर्ट नहीं बनाना है, ठीक है। तो और आप देखोगे चाइना की तरफ से, तो चाइना के सारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो लगवा रहा है श्रीलंका, लेकिन इंडिया के प्रोजेक्ट्स को लगाने से मना कर दिया है। तो भाई इसी को लेकर बताया गया है कि भाई जो श्रीलंका है उसने तो पुल आउट कर लिया इस कोलंबो पोर्ट डील से, क्योंकि ये जो पोर्ट है वो कोलंबो में बनाने की बात करी गई थी। नाउ इस डील से तो श्रीलंका तो बाहर निकल गया, इंडिया को वापस से इसने हटा दिया, इंडिया नहीं बनाएगा पोर्ट। तो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा इंडिया को, अपना जो अप्रोच है इन्वेस्टमेंट की तरफ उसको, उसके बारे में वापस से सोचना पड़ेगा कि भाई किस तरीके से कहाँ पर लगाना है। तो अब हमें सोच समझ के चलना पड़ेगा, ठीक है। ये हम लोग को श्रीलंका ने सिखा दिया है ना। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। साल 2020 में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसके अंदर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, यहाँ पे बात करी गई। जो गवर्निंग बॉडीज़ हैं यूनिवर्सिटीज़ के लिए, कॉलेजेस के लिए, उन सबको हम लोग क्या कर पाएंगे, उन सबको रिफ्रेम करें ताकि जो है हर चीज़ इक्वली अवेलेबल रहे, ठीक है। तो इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के जो गवर्निंग बॉडीज़ हैं, जो भी पूरी तरह से कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को गवर्न कर रहे हैं, चाहे वो फैकल्टीज़ हों, चाहे बहुत सारे वाइस चांसलर्स हों, जो भी हों, डायरेक्टर हो, इनके लिए यहाँ पर और चीज़ें बदलाव करे जाए, इनके लिए यहाँ पर चीज़ों को लाया जाए ताकि जो कॉलेजेस वगैरह हैं और जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं वो काफ़ी बढ़िया तरीके से रन कर सकें। तो उसी के लिए यहाँ पे बात करी गई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर रिफॉर्म्स लाए जाएं। ओके, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब हमने आज के एडिटोरियल्स का पूरा तरह से ओवरव्यू ले लिया है, कौन सा एडिटोरियल क्या कहना चाहता है। नाउ कल के एडिटोरियल का हम लोग अब रिविजन कर लेते हैं। ओके, नाउ आते हैं पेज नंबर 6 के ऊपर। ये हमारे सैटरडे वाले एडिटोरियल है जिनका हमने डिस्कशन नहीं किया था, कल हमें करना चाहिए था लेकिन हम कल नहीं कर पाए थे। हमने कल के एडिटोरियल्स कवर कर लिए थे, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, आपका कुछ भी नहीं छूटेगा, सारी चीज़ें यहाँ पे कवर कर दी जाएंगी। ओके, नाउ सबसे पहले बात करी गई थी यहाँ पर रेगुलेशन लाइट के बारे में। तो जो OTT चैनल्स हैं, ओवर द टॉप OTT, मतलब आप लोग समझ पाओगे आज के टाइम पे जो नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, ये सारे आ चुके हैं। तो भाई इसमें आप लोगों को कोई कनेक्शन वगैरह की ज़रूरत नहीं है, सेट टॉप बॉक्स की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली, आपके पास नेट का रिचार्ज हो और आप आराम से बैठो और OTT प्लेटफॉर्म्स पे जारी हो जाओ। तो OTT प्लेटफॉर्म्स आज के टाइम पर है
इनके लिए सेल्फ रेगुलेशन कोड लाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। यहाँ पे बताई गई है भाई कि सेल्फ रेगुलेशन कोड लाए जा रहे हैं 10 फरवरी से, और ये गाइडलाइंस वगैरह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम बात करें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए। पहले तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स काफ़ी हद तक लिमिटेड था, लेकिन अगर हम बात करें कोविड-19 ने, लॉकडाउन ने इस प्लेटफॉर्म्स को दे दिया है प्रायोरिटी के ऊपर। अब आज के टाइम पर चाहे वो फिल्म्स हो, रियलिटी शोज हो, सीरियल्स हो, डॉक्यूमेंट्रीज हो, ये सारी चीज़ें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर दिखाई जा रही हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी दिखाई जाती हैं जो कि कंटेंट नहीं दिखाना चाहिए, जो बच्चों के लिए नहीं होता है। तो इन चीज़ों के लिए रेगुलेशन कोड लाया जा रहा है, क्या बच्चों को दिखाना चाहिए ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर, क्या नहीं। तो इन चीज़ों को अच्छी तरीके से रेगुलेट करा जाएगा अब से 10 फरवरी से। और आप देख पाओगे अभी एफआईआर भी हुआ था यूपी में अगेंस्ट दी अमेजॉन प्राइम वीडियो, एक सीरीज चली थी तांडव, ठीक है, जिसके अगेंस्ट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बवाल भी हम लोगों ने देखा था। नाउ अगर हम बात करें, यहाँ पर बात करी गई है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को किस तरीके से रेगुलेट करा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आईपीसी लॉज के जो है पूरी तरह से अबाइडिंग हो, यानी कि फॉलो करता हुआ ओटीटी प्लेटफॉर्म हो, विमेन और चिल्ड्रन राइट्स को देखता रहे कि भाई हाँ विमेन और चिल्ड्रन राइट्स को फॉलो करता रहे। ऐसे ना हो कि भाई ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में ऐसी चीज़ें दिखाई जा रही हों जो विमेन और चाइल्ड राइट्स के खिलाफ हों। साथ ही साथ कॉपीराइट और एज अप्रोप्रिएशन भी देखने को मिले, यानी कि पेरेंटल कंट्रोल हो। यानी कि होता क्या है कि बच्चों, छोटे छोटे बच्चे भी वो चीज़ें देख रहे हैं जो कि उनके एज के लिए नहीं है और उन्हें नहीं देखनी चाहिए। तो भाई ऐसा पेरेंटल कंट्रोल भी आना चाहिए। तो यानी कि यहाँ पे ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इन तीन चीज़ों के ऊपर फोकस करा जा रहा है, और जो भी ये ओटीटी चैनल्स हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको अच्छी तरीके से रेगुलेट करा जाएगा 10 फरवरी से। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में बात करी गई है यहाँ पर बाइडन के बारे में। तो इस आर्टिकल को हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग काफ़ी बार पढ़ चुके हैं यार कि बाइडन की क्या प्रेसिडेंसी रहने वाली है। फिलहाल यहाँ पे बात करी जा रही है। अभी रिसेंटली हमने बात करा था कि भाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से बातचीत हुई फ़ोन पर, किसकी, यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडन की। उन्होंने बहुत सारे डेवलपमेंट की तरफ बात करी, जैसे कि इंडो पैसिफिक रीजन में क्वाड को ये स्ट्रॉन्ग करेंगे, डिफेंस सिस्टम हमारा स्ट्रॉन्ग है ही, तो बहुत सारे रीजन्स में हम लोग डेवलपमेंट करेंगे। साथ ही साथ इसी तरह इसके चाइना के साथ भी बात हुई थी। तो चाइना के जो जी जिनपिंग है, साथ ही साथ यूएस के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, आपस में इनके भी बातचीत हुई थी फ़ोन कॉल पर। तो बहुत देर तक बातचीत करी गई, डेवलपमेंट के ऊपर बात करी गई है। तो इसको हम लोग ऑलरेडी काफ़ी बार पढ़ चुके हैं यार, इसको स्किप करो, ठीक है। और क्या प्रेसिडेंसी होने वाली है ये भी हम लोग काफ़ी बार रिलेशंस में देख चुके हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल ये वाला है, नेक्स्ट एडिटोरियल और आज का लास्ट आर्टिकल है। बात करी गई है क्लाइमेट चेंज रेजिलियंस एक्शन के बारे में। भाई इंडिया के साथ ये जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे बात कर रहा है भाई कि जो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया है काफ़ी हद तक मिलकर बहुत ही बढ़िया काम कर सकते हैं, और आज के टाइम पर ऑस्ट्रेलिया कर भी बहुत अच्छा रहा है, ऐसा यहाँ पे ऑथर के द्वारा बोला जा रहा है। तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पर कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से तो सबसे पहली बात बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई सभी लोगों की। अगर 2020 के हम लोग चैलेंजेस देखें तो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि खतरनाक थे। अब यहाँ पर इसकी वजह से हम लोग को नए नए इनोवेशंस की ज़रूरत है, रिसोर्सेज की ज़रूरत है, लीडरशिप की ज़रूरत है कि भाई कोई प्रोटेक्ट करे इन कम्युनिटीज़ को, कंट्रीज़ को कोई प्रोटेक्ट कर पाए। तो ये इसके लिए हमें नई नई टेक्नोलॉजीज़ की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और क्लाइमेट चेंज की बात करें तो आज के टाइम पर एक दुनिया में पूरा बहुत बड़ा इशू बन चुका है क्लाइमेट चेंज, और क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। अगर हम बात करें उत्तराखंड का जो डिजास्टर हुआ, वो भी क्लाइमेट चेंज की वजह से बोला जाता है हुआ है। तो इसकी वजह से जो फ्यूचर है वो ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। अगर हम बात करें जो क्लाइमेट चेंज को अगर हम कंट्रोल कर पाएँ तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। आने वाले टाइम पे फ्यूचर भी हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। नाउ इसको देखते हुए एक वर्चुअल क्लाइमेट अडेप्टेशन समिट हुआ था जिसको होस्ट किया नीदरलैंड ने। ये हुआ था 25 और 26 जनवरी को, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने बात करी है कि भाई यहाँ पे पूरी तरह से लड़ाई करेंगे क्लाइमेट चेंज से, और पूरे वर्ल्ड के साथ मिलकर यहाँ पे काम करेंगे। और खासकर यहाँ पे जिक्र करा गया है इंडिया का। तो बोला जा रहा है ऑस्ट्रेलिया अगर हम बात करें एक वन ऑफ द ड्राइस्ट कंट्री है, सब पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सूखी जगह है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये लोग क्लाइमेट चेंज को लेकर काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। लगभग इन्होंने डिस्कस किया 65,000 साल पहले की नॉलेज जो है, प्रैक्टिस जो हैं ये अपनाते हैं। जैसे कि आज के टाइम पर हम लोग अपने आयुर्वेदा को लेकर चलते हैं, वैसे यहाँ पर ये लोग अपनी चीज़ों को लेकर चलते हैं। अभी रिसेंटली हमने देखा ऑस्ट्रेलिया के अंदर आग लग गई थी जंगल में, बुश फायर्स हम लोगों ने देखा, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट कर चुका है। काफ़ी कुछ सिखाया है ऑस्ट्रेलिया को उसने। उन सबको जो देखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने जारी कर दिया 1500 करोड़ रुपए देंगे यहाँ पर ये नेचुरल रिसोर्सेज के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इन सबको और ज़्यादा मजबूत बनाएंगे। साथ ही साथ 200 करोड़ रुपए इन्होंने दे दिए हैं बुश फायर रिकवरी के लिए, यानी कि जो भी यहाँ पे आग लगी थी जंगलों में उसकी रिकवरी के लिए पैसे दे दिए गए हैं। और साथ ही साथ देख पाओगे जुलाई 2021 तक बोला जा रहा है ऑस्ट्रेलिया एक नया नेशनल रेजिलियंस को एस्टेब्लिश कर लेगा, जिसमें क्या होगा
भाई ये लोग नेचुरल डिजास्टर जितने भी आएंगे उसका रिकवरी फास्टली कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि नेचुरल डिजास्टर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर उनसे जो है काफ़ी अच्छी तरीके से ये लोग आराम से बच पाएंगे। और अगर हम बात करें, ऑस्ट्रेलिया आज के टाइम पर कमिटेड है, ये लोग इसने पूरी तरह से तय कर लिया है कि भाई क्लाइमेट चेंज से लड़ेंगे। और इन्होंने भाई यहाँ पर 150 करोड़ रुपए देने की कह दी है कि भाई जो ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस है उसके लिए यहाँ पे 150 करोड़ भी देंगे 2050 तक, ठीक है। और यहाँ पे फंडिंग देने वाले हैं ताकि जो चीज़ों को और ज़्यादा अच्छी कर पाएं ना। अगर हम बात करें, इंडिया के साथ मिलकर काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया एक बहुत ही बढ़िया सपोर्टर है डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें स्पेयर हेड करी गई हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा, यानी कि साथ में मिलकर दोनों बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में, साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज के सेक्टर में। और इन दोनों के बीच में आज के टाइम पर एंगेजमेंट चल ही रहा है, किस चीज़ को लेकर, सोलर अलायंस को लेकर ये लोग काम कर ही रहे हैं। और इन्हें और भी ज़्यादा काम करना चाहिए, इन दोनों के पास मौका भी है और काफ़ी अच्छे से अपने रिलेशंस को ये लोग मेंटेन कर पाएंगे। और आवर वर्क विद इंडिया वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट को लेकर भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर सकते हैं दोनों कंट्री, और करती भी हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर एम कर रहा है कि भाई नया इन्वेस्टमेंट करे, कि भाई जो एमिशंस है उसको कंट्रोल करा जाए, 2030 तक जो भी यहाँ पे पॉल्यूशन हो रहा है उसको भी कंट्रोल करा जाए। इसके ऊपर भी जो ऑस्ट्रेलिया है वो पूरी तरह से फोकस कर रहा है और टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट के ऊपर यहाँ पे काम कर रहा है। इसी तरीके से इंडिया को भी मिलकर इसके साथ काम करना चाहिए। काफ़ी हद तक इंडिया ऑस्ट्रेलिया मिलकर काम करते हैं और इससे बहुत ज़्यादा फायदा भी होगा। बोला जा रहा है पार्टनरशिप जो है एक बहुत बड़ी की है किसी भी प्रॉब्लम से लड़ने के लिए, चाहे वो कोविड-19 हो, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो। अगर पार्टनरशिप अच्छी है किसी कंट्री से तो दोनों मिलकर काफ़ी अच्छी तरीके से किसी भी प्रॉब्लम से लड़ सकते हैं। ओके, तो गाइज इसी के साथ होता है आज का हमारा न्यूज़पेपर एनालिसिस पूरी तरह से समाप्त। ये हमारे पिछले ट्यूटोरियल्स रह गए थे, यहाँ पे मैंने उनको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। तो मैंने आपसे कहता हूँ कि भाई करंट ट्यूटोरियल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे हम लोग इस चैनल पर 2 बार इसको कवर करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।